हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि भाई आज से हम जो है अपना टर्म 1 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन जो है हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जो चैप्टर को लेने जा रहे हैं इसका नाम है गाइस सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं इस पे एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू लेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या है। उसके बाद कल जो है मैं आपका इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगा। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। कल मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा कि भाई कब इसका टेस्ट होने वाला है। बट आपको पहले सबसे पहले आज इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है कि आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या है, सरकारी बजट क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं और सरकार उस पैसे को जो है कहाँ कहाँ पे खर्च करने जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको भी पढ़ने में जो है वो मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी बजट जो है ये क्या होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि सरकारी बजट जो है वो क्या होता है। यहाँ से देखेंगे डेफिनेशन को। कह रहा है बजट जो है ना एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के वित्तीय वर्ष तक की अवधि की आय का और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसने आपको बजट की डेफिनेशन बताई है कि बजट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। कह रहा है बजट का मतलब ये होता है कि सरकार को एक साल के अंदर अंदर कितनी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और कितनी एक्सपेक्टेड पेमेंट सरकार को आने वाले साल के अंदर सरकार को कितना पैसा उसको मिलने वाला है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने जा रही है, उस डॉक्यूमेंट को, उस स्टेटमेंट को, उस विवरण को, उस दस्तावेज को हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है सरकारी बजट का नाम देंगे। जिसके अंदर अनुमान लिखा हुआ है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्चुअल नहीं है ये, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड पेमेंट बोला उसने। अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान का मतलब होता है अंदाजा कह सकते हो। ठीक है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकता है। उसने बोला अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का एक विवरण है। वो ये नहीं बोला कि एक्चुअल आय और एक्चुअल व्यय का। एक्चुअल कैसे बता देंगे हम तो आने वाले सालों में सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे मिलने वाले हैं और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने जा रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमें क्या पता आने वाले सालों में हमारे को कितने पैसे मिलेंगे, कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे। हम तो अपना एक अंदाजा बता रहे हैं कि हाँ जी इतने पैसे आ सकते हैं और आने वाले सालों में सरकार इस पैसे को यहाँ पे खर्च करने जा रही है। तो उस चीज़ के बारे में आपको जो है बजट बताता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष को जो है गाइस फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और क्लोज कब होता है, 31 मार्च को जो है 31 मार्च को ये क्लोज हो जाता है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो 1 मार्क्स के जितने भी एमसीक्यू इसके अंदर बनते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। मैं कुछ चीज़ें अलग से भी बताता रहूँगा जो कि इसके अंदर नहीं है, वो आप जो है नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो भाई सबसे पहले तो बजट क्या है, बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्या बताती है कि एक साल के अंदर अंदर सरकार की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड पेमेंट आने वाले साल में कितनी होने वाली है उसके बारे में बताता है। मोस्ट टिप क्या याद रखनी है, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। और दूसरा आने वाले साल के बारे में बताएगा, ना कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बारे में नहीं, मतलब पिछला जो साल बीत गया उसके बारे में नहीं और अब जो साल चल रहा है उसके बारे में नहीं। आने वाले साल में सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने जा रही है उसके बारे में ये आपको जो है इन्फो देता है। उसको जो है हम सरकारी बजट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई सरकारी बजट क्या है तो यहाँ पे इसलिए आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नोट डाउन कर लेनी है
कि भाई बजट जो है ना, अब भाई हमने बोला भाई ये सरकार को बजट बनाना पड़ता है, तो कौन सी सरकार को बजट बनाना पड़ता है, कौन सी सरकार बजट बनाएगी? सरकार कई तरीके की होती है, सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कौन सी सरकार को बजट बनाना पड़ेगा? तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल हो, हर सरकार को बजट बनाना मैंडेटरी है। बजट सभी लेवल पर बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है। हर गवर्नमेंट को बजट बनाना जरूरी होता है। और बजट कब आता है ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं, 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को जो है बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करती है, स्टेट भी जो है हमें मोस्टली कौन सा पढ़ना है, हमें सेंट्रल का पढ़ना है। वैसे तो मैंने बोला सभी बजट बनाती हैं, सेंट्रल भी बनाती है, स्टेट भी बनाती है, लोकल भी बनाती है, लेकिन हमें कौन सी गवर्नमेंट का पढ़ना है? हमें पढ़ना है मेन, जो मेन मोटिव है वो है सेंट्रल। ठीक है, उसका बजट हमें पढ़ना है जो कि 1 फरवरी को आता है। आपको ये ध्यान रखना है, उसको जो है जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको यूनियन बजट भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से बजट को यूनियन बजट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को, स्टेट गवर्नमेंट के बजट को, लोकल बजट को, किसको जो है यूनियन बजट कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने बोला भाई 1 फरवरी को आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करना पड़ता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है आपको दिखाना पड़ता है अपना विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में, सबको अपने अपने बजट बनाने पड़ते हैं। सभी लेवल पर बजट जो है वो मैंडेटरी है, हर सरकार को अपना बजट जो है वो बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप सारे के सारे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सभी लेवल पे बजट बनता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल मोदी ही बनाएगा। भाई सेंट्रल भी बनेगी, स्टेट भी और लोकल भी, सब सरकारें बनाएंगी। ठीक है, और कब आता है? 1 फरवरी को। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको यूनियन बजट के नाम से जाना जाता है। ये आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है जी, कौन बनाता है बजट? भाई हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट बनाना, मैं हर गवर्नमेंट को वैसे तो बजट बनाना ज़रूरी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कौन बनाता है? तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्री जो होते हैं वो जो है बजट बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कौन बनाता है? वित्त मंत्री। अब क्वेश्चन ये है कि जी अभी वित्त मंत्री कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अभी करंट में वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण जो हैं करंट में वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने जैसे अभी का जो बजट आया था वो निर्मला सीतारमण ने बनाया। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। कौन बनाता है? वित्त मंत्री। और अभी कौन है करंट में वित्त मंत्री? कौन है करंट में जो वित्त मंत्री है वो है आपका निर्मला सीतारमण। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, एग्जाम में कंपलसरी है। ये 1 नंबर के आने के चांस इसमें सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है जी, आई होप आपको बजट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन मेरे आपको एडिशनल बताए हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन बता रखी है बजट की, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है? हमें लेना देना है बजट के उद्देश्य से, कि बजट क्यों बनाया जाता है, बजट बनाने का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बजट क्यों बनाया जाता है। तो बजट बनाने के कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जी। ठीक है, बजट जो है कई सारे ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका क्या कहते हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। सबसे पहला जो मोटिव है सरकार का बजट को बनाने का वो है आर्थिक विकास करना, ये कह सकते हो। क्या कह रहा है देखिए, बजट का मुख्य उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा? आर्थिक विकास, अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो सरकार को कर में रियायत देकर उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। मतलब सरकार को टैक्स के अंदर थोड़ा कंसेशन करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो सकें। इसके अलावा सरकार को जो है अपना सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना पड़ेगा। सड़क, पुल, नहरें, बिजली आदि इन सब का निर्माण जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंटरप्राइज, सरकारी उपक्रमों की स्थापना जो है करनी पड़ेगी। तब जाके देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है। तो भाई मतलब कहने का मतलब ये है, सरकार को अपने खर्चों में, अपनी रिसिप्ट के अंदर चेंजेस लाकर क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं कि सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, इनकम को घटाना पड़ेगा। जैसे सरकार को टैक्स से रिसिप्ट मिलती है तो वो कह रहा है टैक्स को कम कर दीजिए, तो उसकी रिसिप्ट कम हो गई। तो जो सरकार की मतलब सरकार के आय और सरकार के व्यय के बारे में बात चल रही है। तो ये सब किसके अंदर आता है, बजट के अंदर आता है। अगर बजट नहीं बनेगा तो देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, देश का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। तो पहला जो मोटिव है सरकारी बजट बनाने का वो क्या है, सबसे पहला मोटिव यही है कि देश का आर्थिक विकास करना। अच्छा जी, दूसरा क्या मोटिव है और किस लिए बजट बनाया जाता है, दूसरा जो मोटिव है जिसके लिए बजट बनाया जाता है इसको कहते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास। इसका क्या मतलब होता है संतुलित क्षेत्रीय विकास, देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है जिसमें पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कि दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक डेवलप्ड एरिया, एक अनडेवलप्ड एरिया। तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो ज़्यादा कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है, वहाँ पे कोई उद्योग वगैरह खोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो सरकार, सब बंदे डेवलप्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, अनडेवलप्ड एरिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोलना चाहता क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज खुलें। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, उन्हें टैक्स के अंदर कंसेशन देती है, टैक्स के अंदर उनको जो है छूट देती है। और अगर सरकार वहाँ अपने खुद के उपक्रम क्या करती है, सरकार वहाँ अपने खुद के उपक्रम जो है इस्टेब्लिश करती है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन से खोलती है। ये कह सकते हो वहाँ पे जो है ना एक वर्ड होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है ऐसे एरियाओं के अंदर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ऐसे जोन होते हैं जिसमें सारी की सारी फैसिलिटी जो कि डेवलप्ड एरिया के अंदर होती हैं वो सारी की सारी फैसिलिटी जो है अनडेवलप्ड एरिया के अंदर भी प्रोवाइड करा देती है। सस्ती बिजली, ठीक है, और टैक्स के अंदर कंसेशन और भी कई सारी फैसिलिटी देती हैं ताकि लोग इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रीज खोलें, उपक्रमों की स्थापना हो और कैसे भी करके इनका विकास हो सके। डेवलप्ड एरिया में तो हर कोई खोलना चाहता है, हर कोई डेवलप में खोलना चाहता है। तो ऐसे तो भाई डेवलप में इंडस्ट्रीज खुलती रहेंगी, अनडेवलप्ड में खुलेगी नहीं। तो अनडेवलप्ड में भी खुले और डेवलप्ड में भी खुले, दोनों मिलके जो है बैलेंस डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए जो है बजट बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, और किस लिए बजट बनाया जाता है। और बजट बनाने का जो मुद्दा है ये है आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में कमी करने में बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या हुआ इसका, आर्थिक विषमता की कमी को दूर करने के लिए कि अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली असमानताएं जो भी हैं उसको कम करने के लिए बजट के अंदर जो है कई सारे उपाय जो हैं वो किए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जो है इनकम इनक्वालिटीज़ है, अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बेचारा व्यक्ति 1 साल में 1 लाख नहीं कमा पा रहा। तो ये जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा है। तो सरकार इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करती है, सरकार इस चीज़ को ठीक करने के लिए अमीरों की इनकम पे तो क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। और जो बेचारे पिछड़े हुए वर्ग के हैं, कम आय वाले हैं, उनको जो है सरकार क्या करती है, कर के दायरे से बाहर रखती है। उनको उल्टा क्या देती है, सब्सिडी देती है, जो भी ताकि वो बेचारे अपनी बेसिक नीड्स को जो है पूरा कर सकें। और ये जो अमीर और गरीब का अंतर ये जो बन रहा है ये जो है सारा का सारा ठीक हो सके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी ये जो है सरकार का तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए जो है बजट बनाया जाता है। और किस लिए बजट बनाया जाता है जी, और बजट बनाया जाता है आर्थिक स्थिरता के लिए। आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिरता का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है
कभी बूम पीरियड आता है, कभी रिसेशन चलता है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे मंदी काल चल रहा था, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई, डिमांड वगैरह सब कुछ कम हो गई। उससे पहले तेजी काल चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तब तेजी काल चल रहा था, तब सब लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन कोविड के टाइम में मंदी काल हो गया, तो कभी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी डिमांड कम होती है। तो मंदी काल और तेजी काल चलता रहता है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो उसको बैलेंस करने के लिए, अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता प्राप्त करने के लिए बजट जो है वो बनाया जाता है। तेजी काल मंदी काल दोनों ही स्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए बजट बनाया जाता है। जब तेजी काल चल रहा होता है तो बचत का बजट अपनाया जाता है, और जब मंदी काल चल रहा होता है तो घाटे का बजट अपनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आपको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये बचत का बजट क्या होता है और ये घाटे का बजट क्या होता है, ये भी आगे आएगा। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, तेजी के समय में बचत का बजट और मंदी के समय में घाटे का बजट अपनाना ज़्यादा अच्छा होता है। ये होते क्या हैं ये अभी हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ना तो डिमांड ज़्यादा हो, ना डिमांड कम हो, ना बूम पीरियड हो, ना रिसेशन हो, ना तेजी काल, ना मंदी काल, एक बैलेंस बना रहा है, एक कंट्रोल बना रहा है। इसलिए जो है बजट को बनाया जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता लाने के लिए जो है बजट बनाया जाता है। और किस लिए बजट बनाया जाता है जी? रोजगार का सृजन करने के लिए। रोजगार का सृजन करने के लिए बजट बनाया जाता है। रोजगार का सृजन करने का मतलब क्या होता है? आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर जो है बेरोजगारी की संख्या प्रचुर मात्रा के अंदर है, नल्ले यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उनको काम धंधा वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। ठीक है, रोजगार का सृजन करना भी सरकार के बजट का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है। इसके लिए सरकार जो है श्रम प्रदान तकनीक, सड़क पुल नहरें बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। कैसे भी करके जितने भी वो काम कर रही है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाती है ताकि लोगों को काम धंधा मिले और इससे वो जो है इनकम जनरेट करके अपनी बेसिक नीड्स को जो है पूरा कर सके। और कई सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स भी जो है सरकार लागू करती है ताकि इन नल्लों के लिए रोजगार के अवसरों की जो है उत्पत्ति हो सके। ये हम भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाले उसमें पढ़ेंगे कि सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम्स बना रखे हैं। जैसे एक वो बहुत फेमस है मनरेगा वगैरह। तो कई सारे प्रोग्राम बनाती है सरकार ताकि इन बेरोजगारों को कोई काम धंधा मिल सके। तो इन बेरोजगारों को काम प्रोवाइड कराना भी सरकार के बजट का एक उद्देश्य है, रोजगार का सृजन करना। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध करना। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उसको जो है सरकारी सामाजिक हित में सामूहिक न्याय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है, क्योंकि इन उपक्रमों का उद्देश्य लाभ अर्जन ना होकर सामाजिक कल्याण पर आधारित होता है। तो भाई 2 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट वाली जो काम करती है वो काम करती है लाभ अर्जित करने के लिए, जबकि जो ये पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं ये लाभ अर्जन के लिए नहीं काम करती, ये सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। तो भैया यहाँ से लाभ कमाना वो तो भूल ही जाओ, लाभ कमाने के पर्पज से ये नहीं खुलती हैं। ये किस लिए खुलती हैं? केवल समाज के कल्याण के लिए। तो भैया यहाँ से तो लाभ नहीं आ सकता, तो इनको किस तरीके से कंटिन्यू रनिंग में रखना है, कैसे ये चलेंगी, इसका मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट बजट का 6ठा ऑब्जेक्ट है। 6 ऑब्जेक्ट तो ये हैं, ये आप 6 के 6 याद कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर और है, वो इसके अंदर लिखा नहीं है, इसको कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी आप याद रख सकते हो। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही है, इसी के जैसे ही है कि भाई 2 तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधनों का पुनः आवंटन। तो संसाधनों के पुनः आवंटन का ये मतलब है कि जो प्राइवेट वाली होती हैं वो तो लाभ अर्जित करने के लिए काम करती हैं, और जो पब्लिक वाली होती हैं वो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। तो प्राइवेट वाला कोई भी बंदा सामाजिक कल्याण के लिए कभी भी काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और लाभ की कोई संभावना नहीं होती, केवल समाज के कल्याण के लिए काम करना पड़ता है। प्राइवेट वाला कभी भी समाज के कल्याण के लिए काम नहीं करता। तो सरकार को ही अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सारी की सारी कि भाई जो करना है मुझे ही करना है। तो उस चीज़ को जो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं।
सरकार कैसे भी करके वो प्रोड्यूसर जो अमीरों के लिए गुड्स बना रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है, और वो प्रोड्यूसर जो बोलती है कि जो भाई गरीबों के लिए गुड्स बनाएगा उसको जो है मैं अपनी तरफ से सब्सिडी दूंगी। तो इस तरीके से प्रोड्यूसरों के लिए भी टैक्स और सब्सिडी का यूज़ करके सरकार जो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो करती है। तो ये बेसिकली 7 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं जिसके लिए बजट जो है बनाया जाता है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा अगले मुद्दे पे। अगला जो मुद्दा है इसका नाम है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है बजट के घटक कह सकते हो, बजट के संरचना कह सकते हो, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, बजट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है बजट के घटक या बजट की संरचना। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ये बोला कि भाई ये 2 चीज़ों के बारे में आपको बताता है कि सरकार की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और सरकार की एक्सपेक्टेड पेमेंट, इन दोनों के बारे में बताता है कि सरकार को 1 साल के अंदर अंदर कितना पैसा मिलने वाला है और सरकार उस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर कहाँ पे खर्च करने वाली है, उसके बारे में ये आपको जो है इन्फो देता है। ठीक है, तो इसके जो घटक होते हैं वो 2 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बजट प्राप्तियाँ, और दूसरा जो होता है वो होता है बजट व्यय। इन दोनों के बारे में ये आपको डिस्क्राइब करता है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है आपको, जो ये जो बजट प्राप्ति, बजट के जो घटक होते हैं, इसको यहाँ पे किसने यहाँ पे डायग्राम से बता रखा है कि भाई 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है बजट प्राप्तियाँ और एक होता है यहाँ पे बजट व्यय। 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जो बजट प्राप्तियाँ होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। बिल्कुल इसी तरीके से जो बजट व्यय होता है ये 2 तरीके का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि भाई ये बजट प्राप्तियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये पता चले, फिर हम पढ़ेंगे जी राजस्व वाली कौन सी होती हैं और पूंजीगत वाली कौन सी होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे जी बजट व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 वर्ड, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये 4 जो वर्ड हैं ये पिलर हैं इस चैप्टर के। अगर आपको ये 4 वर्ड समझ में आ गए तो भैया बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये 4 वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बहुत ही आँख नाक कान सब कुछ खोलकर सारा का सारा ध्यान जो है यहीं पे रखेंगे। 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बजट प्राप्तियों के बारे में। कह रहा है बजट प्राप्तियों का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर अंदर सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानिक मौद्रिक आय से है। सरकार को 1 साल के अंदर अंदर उसके जितने भी सोर्स होते हैं, जितने भी सोर्स हैं, उसको जितनी भी एक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है उसको जो है क्या बोलेंगे, उसको जो है बजट रिसिप्ट कहते हैं। और ये 2 तरीके की होती है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, 2 तरीके की होती है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्व प्राप्तियों के बारे में। कौन सी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बार बार कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। राजस्व प्राप्तियाँ कौन सी होती हैं, कह रहा है सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ वह मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं जिसमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब सरकार के पास पैसा आ रहा है, प्राप्तियों से पैसा आएगा और वैसे पैसा जाएगा। तो सरकार के पास पैसा आ तो रहा है, वो पैसा जिसके अंदर ये 2 विशेषताएं विद्यमान होंगी, वो पैसा जिसके अंदर ये 2 विशेषताएं देखने के लिए मिलेंगी, वो पैसा राजस्व प्राप्ति का कहलाएगा। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये देखिए। कह रहा है इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। देयता का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए, इन चारों वर्ड को समझने के लिए केवल 2 वर्ड आपको समझने हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। एसेट को कहते हैं परिसंपत्ति और लायबिलिटी को कहते हैं देयता। देयता का मतलब क्या होता है कि आपको किसी ने पैसे दिए, ठीक है, तो वो पैसे आपको कभी वापस नहीं करने,
आपके ऊपर फ्यूचर में कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, वो पैसा आपको कभी रिटर्न करना ही नहीं है। उसको कहते हैं कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। कह रहा है राजस्व प्राप्ति कौन सी है कि सरकार के पास पैसा आया और उससे सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी जो है अगर क्रिएट ना हो। ऐसा कौन सा पैसा होता है? जैसे कि कह रहा है टैक्स का पैसा, कर का जो पैसा होता है वो राजस्व प्राप्ति का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो सरकार को कभी भी रिटर्न नहीं करना पड़ता। इससे सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। एक तो ये वाली विशेषता, और दूसरी क्या कह रहा है, और दूसरी कह रहा है राजस्व प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कोई भी कमी नहीं होती है। परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है? एसेट। एसेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मतलब सरकार की प्रॉपर्टी। कि सरकार के पास पैसा तो आया, और वो पैसा कैसे आया? ना तो सरकार ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, कह रहा उससे उसकी प्रॉपर्टी पे कोई कमी नहीं हुई, प्रॉपर्टी जैसी थी अभी भी वैसी की वैसी है, प्रॉपर्टी पे कोई भी असर नहीं पड़ा, प्रॉपर्टी जैसे के तैसे है, प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ा, और ना ही लायबिलिटी बनी। मतलब ना सरकार ने किसी से उधार मांगा, ना सरकार ने अपना कुछ बेचा, और फिर भी सरकार के पास जो है पैसे आ गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जो है किसका एग्जाम्पल बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति का एग्जाम्पल बोलेंगे। मतलब शॉर्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, वो पैसे जो सरकार के पास आ रहे हैं, वो पैसे, वह प्राप्तियां जो ना तो लायबिलिटी का निर्माण करती है, देता मतलब लायबिलिटी, और ना ही परिसंपत्तियों को कम करती हैं, ना ही एसेट को कम करे, ना ही लायबिलिटी को क्रिएट करे, वो पैसे क्या कहलाएंगे? वो पैसे जो हैं राजस्व प्राप्ति का एग्जाम्पल कहलाते हैं। ना लायबिलिटी बनाए, ना तो सरकार को वो पैसे कभी वापस करने, और ना सरकार ने अपना कुछ बेचा, तो वो पैसे राजस्व प्राप्ति के एग्जाम्पल है, जिससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है, वो राजस्व प्राप्ति का जो है एग्जाम्पल कहलाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फिर, अब ये जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ये जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है कर प्राप्तियां, और एक होती है गैर कर प्राप्तियां। ठीक है, गैर कर प्राप्तियां तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़नी है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि जी ये कर प्राप्तियां कौन सी होती हैं, और फिर हम पढ़ेंगे ये गैर कर प्राप्तियां कौन सी होती हैं। गैर कर प्राप्तियां और ये कर प्राप्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। पहले भाई हमने पढ़ी राजस्व प्राप्ति क्या होती है और पूंजीगत क्या होती है। अब हमें पढ़ना है कि ये जो राजस्व वाली होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो अब हम पढ़ते हैं ये राजस्व प्राप्तियों के अंग। राजस्व प्राप्तियों के अंग कर प्राप्तियां कौन सी होती हैं? टैक्स रिसिप्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है। कर प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जो सरकार को टैक्स और ड्यूटी से लगाकर अर्जित होती है। भाई टैक्स से सरकार को जितनी भी रिसिप्ट मिल रही है वो टैक्स प्राप्तियां हैं, सिंपल सी बात है। और ये वाली कौन सी होंगी? गैर टैक्स। टैक्स को छोड़कर सरकार को जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है, फीस, लाइसेंस, परमिट, एस्टेट, ठीक है, फाइन, जुर्माना, पेनल्टीज, जो भी जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उससे जो सरकार को इनकम मिल रही है, गिफ्ट, अनुदान, ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन टैक्स। ये कोई टैक्स नहीं है, किसी ने गिफ्ट दे दिया कोई टैक्स नहीं है। सरकारी इंडस्ट्री से जो इनकम हो रही है वो कोई टैक्स नहीं है। फाइन कोई टैक्स नहीं है। जैसे मान लो चलान कट गया, ठीक है, चलान कट गया, मान लीजिए ट्रैफिक चलान कट जाता है ना जब हम रूल को फॉलो नहीं करते, तो वो कोई टैक्स नहीं है, वो फाइन है। तो वो सरकार के लिए कौन सी रिसिप्ट है? नॉन टैक्स रिसिप्ट है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर। नॉन टैक्स रिसिप्ट वो है टैक्स को छोड़कर सरकार को जितनी भी इनकम मिलती है वो सब नॉन टैक्स रिसिप्ट के एग्जाम्पल हैं। और टैक्स रिसिप्ट के टैक्स, सरकार को टैक्स से जितनी भी इनकम होती है, इनकम टैक्स इनकम पे जो लगता है, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, सारे के सारे जो टैक्स हैं
वो कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, टैक्स रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। तो टैक्स से जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो कर प्राप्तियाँ, टैक्स के अलावा जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टैक्स की डेफिनेशन बता रखी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है, हमें लेना देना है बेटा इससे, टैक्स के टाइप से। टैक्स कितने तरीके का होता है, टैक्स 3 तरीके का होता है। पहला होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दूसरा होता है अनुपातिक, प्रगतिशील और प्रतिगामी, और तीसरा जो होता है वो होता है मूल्य अनुसार या विशिष्ट कर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ही है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या होता है। मैं सीधा आपको डिफरेंस में लेके चलता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर जो है वो क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, कह रहा है ये कर जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं वह व्यक्ति ही इन करों का भुगतान कर सकता है। इन करों को अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता। वो टैक्स जिसका बर्डन दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं हो सकता वो जो है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कहलाता है। मतलब उसका बिल उसी पे फटेगा। अगर इनकम मेरी है तो भाई टैक्स मुझे देना पड़ेगा, अगर संपत्ति मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है तो टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा। मेरे बिहाफ पे कोई सेकंड पर्सन आकर उस टैक्स को पे नहीं कर सकता। उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं जी। और जिस व्यक्ति को, आप अप्रत्यक्ष कर की बात करें, कह रहा है जिस व्यक्ति को ये चुकाना पड़ता है, जिस व्यक्ति को ये चुकाना पड़ता है वैसे दूसरे व्यक्ति पे टाल सकता है। जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता वो डायरेक्ट टैक्स है। मतलब जिसका बिल दूसरे पर फट सकता है वो इनडायरेक्ट है, जिसका नहीं फट सकता वो डायरेक्ट है। सिंपल सी बात है। कह रहा है ये जो कर होते हैं ना प्रत्यक्ष वाले, ये जो कर होते हैं ये प्रगतिशील होते हैं। प्रगतिशील कर क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये वो कर होते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो ये वाले टैक्स भी बढ़ते रहते हैं, उसको कहते हैं प्रगतिशील। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन टैक्स की रेट भी बढ़ती रहेगी, तो ये प्रगतिशील है। लेकिन ये जो कर होते हैं ये प्रगतिशील नहीं होते और सभी आय वर्ग के लोगों का समान रूप से वहन करने पड़ते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी इसमें टैक्स रेट जो है वैसे वैसे जो है इसमें टैक्स रेट जो है वैसे वैसे इसके अंदर टैक्स रेट जो है वो नहीं बढ़ती। इसमें जो टैक्स रेट है, इसमें टैक्स रेट जो है वो फिक्स रहती है। टैक्स रेट के अंदर इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये अनिवार्य भुगतान होते हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। मतलब अगर आप अपनी इनकम की कैटेगरी में आ रहे हो, आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको जो है भाई टैक्स देना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष से बचा जा सकता है। अगर हम वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे ही ना जिस पे टैक्स लगता है तो हम बच जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स से। सिंपल सी बात है। तो और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, आपका इनकम और प्रॉपर्टी पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स को तत्काल पे नहीं करना पड़ता, इनके अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को तत्काल पे करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट आपको जो है इनको पे करना पड़ता है। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है अप्रत्यक्ष कर का एक नया रूप जीएसटी, वस्तु और सेवा कर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कई सारे टैक्स लिखे हुए थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और ये लिखा हुआ है जी सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये वाला इनकम टैक्स और ये वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स पहले कई सारे तरीके का था, अब ये सब खत्म हो चुका है। अब केवल एक टैक्स आ गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक नवसर्जित राष्ट्रीय बिक्री कर है जिसमें देश के सभी अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित कर दिया गया है। ये अब सब खत्म कर दिए, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, ये वो सब खत्म कर दिया। केवल एक टैक्स आ गया जीएसटी। इस कर की दर देश के सभी राज्यों में एक समान है।
सभी स्टेट के अंदर, दिल्ली हो, यूपी हो, कुछ भी हो, हर जगह सेम रेट से टैक्स लगेगा। इसका केवल एक ही नारा है, एक कर, एक राष्ट्र, एक बाजार, वन टैक्स, वन नेशन, वन मार्केट। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे जीएसटी का नारा। और ये जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड जीएसटी जो है कब आया, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रख लेना, पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा टैक्स कौन सा था? अनुपातिक, प्रगतिशील और प्रतिगामी। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर भी एक बारी देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स जो है वो कौन सा होता है? अनुपातिक कर जो है वह कर होता है जिसमें आय पर एक ही दर से कर लगाया जाता है, अर्थात चाहे आय घटे या बढ़े, परंतु कर की दर जो है वो एक समान रहती है। देखो, चाहे आपकी इनकम 100 है तो भी टैक्स 20 लग रहा है, 1000 है तो भी 20 लग रहा है, 10,000 है तो भी 20 लग रहा है, 1 लाख है तो भी 20 लग रहा है। मतलब चाहे इनकम आपकी बढ़ रही है या घट रही है, टैक्स जो है वो आपका सेम रेट से लग रहा है, टैक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, प्रगतिशील कर जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो है टैक्स रेट भी बढ़ती रहती है। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर जो होते हैं, वो प्रगतिशील नेचर के होते हैं। और रिग्रेसिव कौन से होते हैं? प्रतिगामी। रिग्रेसिव वो होते हैं, कह रहे प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे जैसे कर योग्य आय बढ़ती है, कर की दर जो है वो घटती जाती है। मतलब जितनी, देखो पहले जब इनकम 1000 थी तो उस पर ज़्यादा टैक्स, इनकम और ज़्यादा हो गई, इसमें टैक्स रेट घट रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो है टैक्स रेट घट रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी। इसका बर्डन गरीबों पे ज़्यादा लगेगा, अमीरों पे जो है, अमीरों पे इसका बर्डन कम पड़ता है। एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स होता है जब किसी भी वस्तु पे उसके वेट के अकॉर्डिंगली या उसके आकार के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाता है, तो उसको स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स है जब किसी भी वस्तु पर उसके वेट और साइज़ के अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा, तो वो एक स्पेसिफिक टैक्स होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा आपको जो है ध्यान इसके बारे में नहीं रखना। तो भाई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है? हमने जो है यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था, मैंने आपको ये बोला कि जी टैक्स के टाइप पढ़ने थे आपको, ठीक है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये तीनों मैंने आपको बता दिए, और ये भी आपको मैंने बता दिए। अब हमें क्या पढ़ना है, ये अब हमें जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हमें जो पढ़ना है, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ये हमारे को कुछ नहीं पढ़ना है। ये केवल 1 नंबर का, आपको केवल मेन हेडिंग याद रखनी है। नॉन टैक्स रिसिप्ट के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो मैंने ऊपर आपको बताए। फीस, लाइसेंस, परमिट, फीस इसका एग्जाम्पल है, फीस के बारे में ये आपको इलेबोरेट कर रहा है, ये यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। फीस होती है इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा क्या कहते हैं, जब्त संपत्ति। एस्टीट का मतलब क्या होता है? जब्त संपत्ति। जब्त संपत्ति से अभिप्राय सरकार की उस आय से है जो लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है, जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी अधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है। मतलब अगर कोई बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, और बिना वो प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में आ जाती है क्योंकि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, लवारिस संपत्ति पे सरकार का अधिकार हो जाता है और उससे सरकार इनकम अर्न कर रही है, तो उसको एस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो फ्री की इनकम है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, तो भैया ये नॉन टैक्स रिसिप्ट का एग्जांपल है, ठीक है। जितने भी पेनल्टीज़, जितने भी फ़ाइन होते हैं, ये इसका एग्जांपल है। जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है उससे जितनी भी इनकम हो रही है, ये इसका एग्जांपल है। जितने भी गिफ्ट वगैरह से इनकम हो रही है, ये इसका एग्जांपल है। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में आपको केवल इतना ध्यान रखना है, केवल एग्जाम्पल याद रखना है, जो मेन हेड मैंने आपको बताया। नॉन टैक्स रिसिप्ट में ऐसा और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने बेटा केवल राजस्व प्राप्तियों के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में। पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं ये क्या होती हैं? अगर आपको राजस्व समझ में आ गई हैं तो पूंजीगत मेरे लिए 1 मिनट का काम है। राजस्व मैंने क्या बोला कि जिससे ना तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी बने, ना सरकार का एसेट कम हो, वो राजस्व है।
पूंजीगत इसका अपोजिट। इन प्राप्तियों से सरकार की लायबिलिटी उत्पन्न होती है और इन प्राप्तियों से परिसंपत्ति कम होती है। दोनों में से एक होगा बेटा, दोनों नहीं होंगे। या तो लायबिलिटी कम होगी, ठीक, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी गवर्नमेंट के ऊपर, या तो सरकार ने अपना कुछ बेचा है या सरकार ने किसी से उधार लिया। लायबिलिटी मतलब होता है उधार, वो पैसा आपको वापस करना है, रिटर्न करना है, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है तो उसको लायबिलिटी कहते हैं। तो अगर सरकार ने किसी से लोन ले लिया तो भाई सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि इन्हें वापस किया जाना है। वो पैसा जो सरकार के पास आया तो सही, लेकिन वापस करना है, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई सरकार के ऊपर। तो ऐसे पैसे को पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे। या सरकार के पास जो पैसा आया है उसने अपना कोई एसेट ही बेच दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक उद्योगों के शेयर बेचने से जो आय होती है उससे सरकार के एसेट कम हो जाते हैं, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्ति है। इसको बेटा डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सबसे ज़्यादा विनिवेश। विनिवेश क्या होता है, जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं, अगर सरकार उसके कुछ शेयर बेच दे, कुछ बेचे, सारे नहीं कुछ, किसी को भी बेच दे, तो वो जो शेयर थे वो सरकार के एसेट थे, अब वो उसने बेच दिए, तो उसको बेचने से जितने भी पैसे मिल रहे हैं सरकार के पास, वो पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि इससे एसेट कम हो गए हैं। या तो लोन ले ले सरकार या अपना कोई एसेट बेच दे। ऐसे पैसे, पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं, वो पैसे जिससे या तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए या एसेट कम हो जाए। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ, या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, या एसेट कम हो जाए। उन पैसों को जो है पूंजीगत प्राप्तियों का हम नाम देते हैं। अच्छा जी, पूंजीगत प्राप्ति भी समझ आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजीगत प्राप्ति के घटक, जैसे राजस्व प्राप्ति की थे ना, अब पूंजीगत प्राप्ति के समझिए। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सरकार ने किसी को लोन दिया था, अब उसने पैसे वापस कर दिए, तो भाई जब सरकार ने उसको लोन दिया था तो सरकार को उससे पैसे लेने थे, वो हमारा डेटर था। ये अकाउंट्स का वर्ड है, ठीक है। जिस व्यक्ति से हमको पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है, वो हमारा एसेट होता है। तो जब उसने पैसे दे दिए तो वो हमारा डेटर नहीं रहेगा, मेरा एसेट कम हो जाएगा। तो ऋण की वसूली किसका एग्जाम्पल है, पूंजीगत प्राप्तियों का। क्यों? क्योंकि इससे हमारे एसेट कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला कि अगर सरकार ने किसी को लोन दिया था और वो बंदा आपके पैसे वापस कर रहा है तो वो हमारा डेटर नहीं रहेगा, तो हमारे एसेट कम हो गए, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल है। सरकार किसी से भी लोन ले ले, उधार ले ले, डोमेस्टिक से भी ले सकती है, फॉरेन से भी ले सकती है, देश के अंदर से भी ले सकती है, देश के बाहर से भी ले सकती है, कहीं से भी ले सकती है। तो भाई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। चाहे भाई दूसरे देशों की सरकार से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, किसी से भी ले सकती है, तो इससे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा सरकार को वापस करना है, इसलिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है इससे। तो ये पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल है। या जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के शेयर या डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, अगर सरकार अपने कुछ शेयर बेच दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर सरकार अपने कुछ शेयरों को बेच दे तो सरकार के पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन पैसे तो आ गए लेकिन शेयर जो है बेच दिए, शेयर एसेट हैं सरकार के, तो एसेट कम हो गए सरकार के, तो ये पैसा क्या कहलाएगा, ये पैसा पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल कहलाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लोन लिया है, पहले वाले पॉइंट में क्या है, जो लोन दिया था जिसको, उसने पैसे वापस कर दिए तो मेरा एसेट कम हो गया। दूसरे वाले में क्या है, हमने लोन लिया, सरकार ने लोन लिया, तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है इससे। दोनों में डिफरेंस है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। तो ये सारे पूंजीगत घटक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे ये आपको सारा का सारा जो है वही समझा रहा है कि भाई क्या होता है पूंजीगत प्राप्तियों के अंग, ये यहाँ पे आपको समझा रहा है। हमने प्राप्ति का पक्ष पूरा पढ़ लिया।
प्राप्ति आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट जो है वो क्या होती है, बजट रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है, एंड राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बजट व्यय की। एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो भाई बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। एक साल के अंदर अंदर सरकार जितना भी पैसा खर्च करने जा रही है वो जो है किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, वो जो है आपका बजट व्यय कहलाएगा, वो जो सरकार आने वाले साल में करने जा रही है। ये दो तरीके का होता है, पहला राजस्व, दूसरा पूंजीगत। राजस्व वाला कौन सा होता है और पूंजीगत वाला कौन सा होता है, अब समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व व्यय की। राजस्व व्यय कौन सा होता है? कह रहा है सरकार के राजस्व व्यय में दो विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे अभी हमने प्राप्तियां पढ़ी ना, बिल्कुल इसी तरीके से ही है। कह रहा है अब पैसे खर्च हो रहे हैं, अब एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, व्यय की बात हो रही है, तो अब पैसे खर्च हो रहे हैं। वो पैसे जिससे सरकार ने खर्च किए, सरकार ने खर्चा किया, तो वो पैसे जो सरकार को कोई भी एसिड का निर्माण करके नहीं देते, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना के नहीं देते, कह रहा है इससे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता और ना ही सरकार की जो है लायबिलिटी कम होती। वो पैसे जो ना तो सरकार को कुछ बना के दे रहे और ना ही वो पैसे जो ना तो सरकार को कुछ बना के दे रहे और ना ही सरकार की लायबिलिटी के अंदर कमी कर रहे, वो पैसे जो हैं राजस्व व्यय का एग्जाम्पल कहलाते हैं। जो ना तो सरकार को कुछ प्रॉपर्टी बना के दे रहे, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी कम हो रही। मतलब यहाँ पे हमने जो सरकार ने ये जो उधार लिया था डोमेस्टिक से या फॉरेन से जो लोन लिया था, सरकार खर्चा कर रही है लेकिन उससे उसका लोन नहीं उतर रहा, लायबिलिटी नहीं कम हो रही, ना लायबिलिटी कम हो रही ना कुछ बन के आ रहा। ऐसे पैसे जो हैं राजस्व व्यय के एग्जाम्पल कहलाते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं, ब्याज का भुगतान कह सकते हो, ठीक है। ब्याज जब लोन लिया है तो उस पर ब्याज जाएगा, तो भाई ब्याज देने से आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो रही, ना आपके पास कुछ बन के आ रहा, तो ब्याज का जो भुगतान है वो जो है किसका एग्जाम्पल है, वो राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय कौन सा होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जो या तो सरकार को कुछ एसिड बना के दे दे या सरकार की लायबिलिटी कम कर दे। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगे, या तो एसिड बनेगा या लायबिलिटी कम होगी। वो पैसे जो सरकार खर्च कर रही है और उस पैसे से सरकार के पास जो पैसे खर्च कर रही है, या तो सरकार को वो एसिड बना के दे रही है या उसकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है, तो भाई वो पैसे पूंजीगत व्यय के एग्जाम्पल कहलाते हैं। वो पैसे पूंजीगत व्यय के एग्जाम्पल कहलाएंगे जिससे या तो सरकार के पास कोई एसिड आ जाए बन के, कोई खर्चा करा सरकार ने बोला मैं स्कूल बनवाऊंगी, हॉस्पिटल बनवाऊंगी, तो भाई उससे सरकार के पास एसिड आ रहा है बन के, स्कूल हॉस्पिटल से एसिड बन के आ रहा है, तो उससे क्या है, एसिड बन रहा है। या सरकार ने ये जो ऊपर ये जो लोन लिया था ये वाला डोमेस्टिक से या फॉरेन से, इनको पैसे वापस कर दिए, तो इनको पैसे वापस किए, खर्चा हुआ लेकिन लोन भी तो उतर गया ना, तो वो पैसे जो या तो सरकार की लायबिलिटी को कम कर दें या कुछ बना के दे दें वो पूंजीगत कहलाते हैं, और जो ना तो भाई कुछ बना के दे रहे ना लायबिलिटी को कम कर रहे वो राजस्व व्यय के एग्जाम्पल कहलाते हैं। तो बजट व्यय क्या है, जो सरकार एक साल के अंदर अंदर आने वाले सालों में जितना भी खर्चा करने वाली है वो बजट व्यय है। दो तरीके का होता है, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व से एसेट और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूंजीगत से एसेट और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो सरकार खर्चा कर रही है राजस्व व्यय और ये जो पूंजीगत व्यय कर रही है, ये दो तरीके का हो सकता है, विकासात्मक और गैर विकासात्मक, योजना और गैर योजना, ठीक है। दो तरीके का खर्चा होता है। वैसे तो अगर आप सीबीएसई में हैं तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लान और नॉन प्लान फिर भी है, लेकिन बहुत आसान है, कोई ऐसा कोई हवा वाली चीज़ नहीं है। चाहे राजस्व नेचर का है या पूंजीगत का, कोई भी हो, राजस्व वाला ये भी हो सकता है विकासात्मक और गैर विकासात्मक, और पूंजीगत व्यय भी योजना गैर योजना कुछ भी हो सकता है। मतलब राजस्व व्यय चार तरीके का कोई सा भी हो सकता है, विकास, गैर विकास, योजना, गैर योजना, और पूंजीगत वाला भी इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब ये होते क्या हैं, इनके नाम से ही पता चल रहे हैं। देखिए,
विकासात्मक और गैर विकासात्मक का मतलब क्या होता है? वो खर्चा, विकासात्मक व्यय का मतलब क्या होता है? वो खर्चा कह रहा है अर्थव्यवस्था के आर्थिक या सामाजिक विकास के साथ प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय कहलाता है। जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए किया जा रहा है, जिससे देश की डेवलपमेंट होगी, वो विकासात्मक है। और वो सारे के सारे खर्चे जो कि डेवलपमेंट पर्पस से नहीं किए जा रहे, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि सेवा, पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सारे जो हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इससे देश की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये इनडायरेक्टली हमको सेफ्टी देते हैं। ठीक है। और कृषि और उद्योगों का विकास, शिक्षा, हेल्थ, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, इससे देश की डेवलपमेंट होती है। तो खर्चे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वाले कौन से होंगे? जो डेवलपमेंट वाले कौन से? जिससे देश का आर्थिक विकास वगैरह हो रहा है। नॉन डेवलपमेंट कौन से? जिससे कुछ नहीं हो रहा, केवल सेफ्टी वगैरह दे रहे हैं। कई सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऋण का भुगतान, पेंशन, वृद्धावस्था, ये वो, इनसे कोई डेवलपमेंट थोड़ी ना हो रही है। फिर है योजना और गैर योजना, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये कौन से होते हैं? प्लान, इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है प्लान। प्लान मतलब जो सोच समझ के किया गया खर्चा है। भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था है जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास के भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मतलब पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, जब से हम आज़ाद हुए हैं 2017 तक 5 ईयर प्लान ही चले हैं। तो भाई वो सारे के सारे खर्चे जो हमारे 5 ईयर प्लान के अंदर मेंशन हैं, जो सरकार ने सोच समझ के खर्चे किए हैं कि हाँ जी आने वाले 5 सालों में मैं ये करूँगी, यहाँ स्कूल बनवाऊँगी, यहाँ हॉस्पिटल बनवाऊँगी, सब कुछ सोच समझ के किया गया है। तो ऐसे खर्चे जो हैं क्या कहते हैं? ऐसे खर्चे जो हैं जो सोच समझ के किए गए हैं, बिल्कुल योजनाओं की अवधि में प्रत्येक वर्ष सरकार ने जितना भी पैसा खर्च किया वो सब योजना व्यय कहलाएगा, क्योंकि वो सोच समझ के किया गया खर्चा है। और नॉन वाला कौन सा होगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? जो सोच समझ के नहीं किया गया। सिंपल सी बात है। तो योजना व्यय कोई सा भी हो सकता है, राजस्व नेचर का भी हो सकता है, पूंजीगत नेचर का भी हो सकता है। गैर योजना व्यय भी कोई सा भी हो सकता है, राजस्व नेचर का भी हो सकता है, पूंजीगत नेचर का भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ये बेटा आपको पढ़ना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में भी इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। जैसे कि इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है रक्षा व्यय, डिफेंस के ऊपर, कि ये किसका एग्जाम्पल है, राजस्व योजना का है, गैर योजना का है, किसका है। ये जो सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। ये सारे 1 मार्क के जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, कई बारी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं कि ये प्लान एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं या नॉन प्लान के हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? वो पैसा जो या तो हमारे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई लोन वगैरह दिया है उससे रिलेटेड है, तो वो प्लान वाला है। और वो पैसा जो ना तो हमारे 5 ईयर प्लान के अंदर मेंशन है, ना ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो सहायता दी है ना तो उससे रिलेटेड है, वो नॉन प्लान है। प्लान के भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, नॉन प्लान के भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के बारे में इतना नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं इतना। अच्छा, अब देखिए, अब जो है हमने भाई राजस्व व्यय पढ़ा, पूंजीगत व्यय पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, नॉन डेवलपमेंट पढ़ा, सारे खर्चे पढ़ लिए। नॉन डेवलपमेंट वाला कौन सा है? जो बिना सोचे समझे किया गया। सिंपल सी बात है, जो सरकार ने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा, कोई सा भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता है, जो ना ही हमारे 5 ईयर प्लान में था और ना ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को किसी सहायता से रिलेटेड था, कोई सा भी कह सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना हुआ है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कुल व्यय, वो किसके बराबर होता है? वो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इसके बराबर होता है। भाई व्यय दो तरीके का होता है, या तो राजस्व का या पूंजीगत का। तो इन दोनों के बराबर जो होगा वो कुल व्यय है। या ये भी कह सकते हो आप, मैंने बोला कुल व्यय जो है प्लान भी हो सकता है, नॉन प्लान भी हो सकता है, ये भी कह सकते हो। या ये भी आप कह सकते हो कि भाई डेवलपमेंट भी हो सकता है और अनडेवलप भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हो। कुल व्यय जो है, ये सारे फॉर्मूले ठीक हैं, किसी के भी बराबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। यहाँ पे पूरा बजट का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको कि भाई जो बजट होता है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। बजट रिसिप्ट दो तरीके की होती है, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व दो तरीके की होती है,
टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। और पूंजीगत का कोई टाइप नहीं होता, ये पूंजीगत के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये सब ये हमने पढ़ा अभी अभी कि बजट रिसिप्ट क्या होती है, राजस्व क्या होती है, पूंजीगत क्या होती है, कर क्या होता है, गैर कर क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति के एग्जाम्पल पढ़े, कर प्राप्तियों के अंदर इसके टाइप पढ़े, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये कर वो कर, ये सब पढ़ा अभी हमने। राजस्व व्यय पढ़ा, पूंजीगत व्यय पढ़ा। अब देखो राजस्व कोई सा भी हो सकता है, प्लान हो सकता है, नॉन प्लान हो सकता है, डेवलप हो सकता है, अनडेवलप हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे है, जो पूंजीगत है प्लान हो सकता है, नॉन प्लान हो सकता है, डेवलप हो सकता है, अनडेवलप हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छी इमेज है ये। आप इसको जो है पिक ले सकते हो, चाहे इसकी भी आपको लर्न करने में जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको अपने माइंड में सेव कर सकते हो। तो बजट का जो पूरा स्ट्रक्चर था, रिसिप्ट और पेमेंट, इसके रिगार्डिंग आप जो है सब कुछ पढ़ चुके हो। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा टॉपिक और इसके अंदर रह गया। अब हमें पढ़ना है बजट के प्रकार। बजट जो है ये कितने तरीके का होता है। बजट के अगर हम प्रकार की बात करें तो बजट बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है संतुलित बजट और एक होता है असंतुलित बजट। असंतुलित बजट के अंदर दो तरीके के आते हैं, एक होता है बचत का बजट जिसको अतिरेक बजट भी कहते हैं, और एक होता है घाटे का बजट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संतुलित बजट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे असंतुलित बजट क्या होता है। असंतुलित के दो टाइप हैं, बचत का बजट क्या होता है और ये घाटे का बजट क्या होता है। जैसे अभी ये दोनों आए थे ना ऊपर नाम, बचत का बजट और घाटे का बजट, मंदी में ये, तेजी में ये। तो अब हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है। देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं संतुलित बजट के रिगार्डिंग। संतुलित बजट जो है ये क्या होता है, तो कह रहे हैं संतुलित का मतलब क्या, बैलेंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, बैलेंस बजट कौन सा होगा, जिसमें सरकार की इनकम और सरकार का व्यय दोनों आपस में बराबर होंगे, उसको संतुलित बजट कहते हैं। और असंतुलित बजट कौन सा होगा, असंतुलित बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर नहीं होते। तो कॉमन सेंस की चीज़ है। अब भाई जब संतुलित में आय और व्यय बराबर हैं तो असंतुलित में बराबर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। और दोनों दो तरीके के होते हैं, बचत का बजट और घाटे का बजट। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि जी ये बचत का बजट क्या होता है और ये घाटे का बजट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बचत का बजट के रिगार्डिंग। बचत का बजट ये क्या होता है, बचत हो रही है। बचत का मतलब क्या होता है, कह रहा है अतिरिक्त बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार की अनुमानित व्यय से अधिक होती है। मतलब कि जब सरकार के पास पैसे ज़्यादा आ रहे होते हैं और सरकार खर्चा कम कर रही होती है, तो ऐसे बजट को बचत का बजट या अतिरिक्त बजट कहते हैं। ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है जी हाँ, ये साइन आपको ध्यान रखना है। जब सरकार के पास इनकम ज़्यादा आ रही होती है और खर्चा सरकार कम कर रही होती है, तो ऐसे बजट को क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। ठीक है। ये कौन सी अब देखिए अभी आपको बता रहा है कि ये वाला बजट जो है बचत का बजट, ये कौन सी सिचुएशन में ठीक रहता है अपनाना, कि सरकार के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, सरकार खर्चा कम कर रही है। ये जो बजट है स्फीति में वांछनीय है। स्फीति का मतलब जब तेजी काल चल रहा होता है तो ये वाला बजट, सरकार को ये वाला बजट अपनाना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। जब तेजी काल चल रहा होगा तो बचत का बजट बनाना बढ़िया रहेगा सरकार के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार खर्चा कम कर रही है तो इससे डिमांड जो है वो कम हो जाती है। देखिए डिमांड कैसे कम होगी, सरकार के पास इनकम ज़्यादा आ रही है और सरकार खर्चा कम कर रही है। अब इनकम ज़्यादा कैसे आ रही है, तो जब सरकार टैक्स की रेटों को बढ़ा देगी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, जितने भी टैक्स होते हैं, जितने भी हमने पढ़े, जब सरकार टैक्स की रेट को बढ़ा देगी तो लोगों को पे करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसे कम रह जाएंगे। तो जब लोगों के पास पैसे ही कम रह जाएंगे तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे। लोग डिमांड तो तब करते हैं ना जब लोगों के पास पैसा हो, जब पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड कैसे करेंगे। तो भाई सरकार टैक्स की रेट को बढ़ा देती है और खुद खर्चे कम करने लगती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, खर्चे भी कम हो रहे हैं सरकार के और इनकम भी सरकार के पास ज़्यादा है। लोगों के पास से उसकी क्रय शक्ति को घटा दिया और अपने व्यय को भी कम कर दिया। सरकार अपने व्यय को कम कैसे करती है, सरकार कुछ नहीं बनवा रही, सड़क पुल बांध वगैरह कुछ नहीं,
जिससे लोगों को काम धंधा ही नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वो बना हुआ है कि जब सरकार खर्चा कम कर रही है, सड़क पुल बांध वगैरह कुछ नहीं बनवा रही, सारी आर्थिक क्रियाएं कम कर रही है, तो लोगों को काम धंधा ही नहीं मिलेगा। जब काम धंधा ही नहीं मिलेगा तो इनकम ही नहीं होगी, जब इनकम ही नहीं होगी तो डिमांड ही नहीं होगी, और जब डिमांड ही नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था संकुचन में चली जाएगी। तो ये जो बचत का बजट है ये तेजी काल में काम आता है, मंदी काल में नहीं। मंदी काल में ये बजट नहीं अपनाना। मंदी काल का मतलब होता है डिमांड कम है, डिमांड को बढ़ाना है। तो बचत का बजट तेजी काल में ठीक है। घाटे अभी आप आगे पढ़ेंगे। अब है घाटे का बजट। घाटे का बजट कौन सा होता है? घाटे का बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार की आय कम रह जाती है, व्यय ज़्यादा हो जाता है। घाटे का बजट कौन सा है? जब आय जो है, अनुमानित आय वो कम रह जाती है सरकार के अनुमानित व्यय से। अब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और इनकम कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे घाटे का बजट। ठीक है जी। तो घाटे का जो बजट होता है वो मंदी में सहायक है। क्यों? क्योंकि इससे डिमांड बढ़ेगी। भाई सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, यहाँ पे उल्टा चलेगा। जब सरकार टैक्स की रेटों को घटा दे, ठीक है, घाटे का बजट जब होगा तो सरकार को टैक्स रेट वगैरह घटानी पड़ेंगी और सरकारी व्यय ज़्यादा करना पड़ेगा। सड़क पुल बांध, नए नए इंडस्ट्रीज़, ये सब लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड ही तो बढ़ानी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? मंदी काल में क्या होता है? मैंने भी आपको बताया, मंदी काल में डिमांड नहीं हो रही होती, तो डिमांड ही तो बढ़ानी है हमको। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा और टैक्स वगैरह इन सबको कम करना पड़ेगा ताकि लोगों के पास जो है पैसा ज़्यादा बचे। तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है जी। बैलेंस बजट कौन सा? जिसमें दोनों बराबर हैं। बचत का कौन सा? जिसमें इनकम ज़्यादा है, व्यय कम है। और घाटे का कौन सा? जिसमें व्यय ज़्यादा है और इनकम कम है। अब ये जो घाटे का, अब जो टॉपिक का नाम है बजटीय घाटा, ये भी कह सकते हो घाटे के बजट के प्रकार कह सकते हो। ठीक है, बजटीय घाटा या घाटे का बजट एक ही चीज़ है। क्या कह रहा है? इसका मतलब उस स्थिति से है जब सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं। मतलब जब खर्चा ज़्यादा होता है इनकम से तो उसको बजट घाटा कहते हैं। ये यहीं की बात कर रहा है, इसी वाले की। ठीक है भाई, जब आपके पास कुल व्यय जितना भी आ रहा है, कुल व्यय जितना आप कर रहे हो, आपकी इनकम कम है, तो वो बजटीय घाटा कहलाएगा। कुल व्यय के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। राजस्व और पूंजीगत दो तरीके का होता है, और आय के अंदर भी ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इनकम से तो बजटीय घाटा होता है। और जो बजटीय घाटा होता है, बजटीय घाटा या बजट घाटा, ये 3 तरीके का होता है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। 3 तरीके का घाटा होता है। मतलब जो आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है आपकी इनकम से, खर्चा ज़्यादा हो रहा है आपकी इनकम से, तो वो घाटा हो क्यों रहा है? वो 3 तरीके का घाटा हो सकता है। राजस्व नेचर का भी हो सकता है, राजस्व घाटा हो सकता है, राजकोषीय घाटा हो सकता है, या प्राथमिक घाटा हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि कौन सा घाटा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं राजस्व घाटे के रिगार्डिंग। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा वो घाटा होता है, कह रहा है जब राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। जब हमने अभी सारे पढ़ा, जब केवल राजस्व नेचर का व्यय ग्रेटर देन हो जाता है राजस्व नेचर की इनकम से, केवल राजस्व नेचर का, पूंजीगत का नहीं, केवल राजस्व नेचर का। जब राजस्व नेचर का व्यय राजस्व नेचर की प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाता है तो उसको राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या ध्यान रखनी है? इसमें पूंजीगत को नहीं बोला उसने, केवल राजस्व को बोला है। जब राजस्व नेचर का व्यय ग्रेटर देन हो जाता है राजस्व नेचर की प्राप्तियों से तो वो भाई राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक है। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार की राजस्व और पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यय और दोनों प्रकार की प्राप्तियों से उधार को छोड़कर। मतलब क्या हुआ इसका? जब सरकार का कुल व्यय ज़्यादा हो जाता है कुल प्राप्तियों से तो भाई उधार को छोड़कर, उधार नहीं, राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार की उधार के बराबर ही होता है। देखो,
राजकोषीय घाटा वास्तव में सरकार ने जितना भी लोन लिया है, जितनी भी बोराइंग्स हैं, उसके बराबर होता है। कुल व्यय और कुल व्यय जब ग्रेटर देन हो जाते हैं कुल प्राप्तियों से, तो वो राजस्व घाटे का एग्जाम्पल कहलाता है। लेकिन इसमें बोराइंग्स को नहीं लेना। अभी मैंने जो पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर आपको 3 घटक बताए थे, 3 घटक मैंने अभी आपको ऊपर पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर बताए थे यहाँ पे, कि भाई इसके अंदर पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऋण की वसूली, ये वाला। तो इसको छोड़कर 3 है ना इसके पूंजीगत प्राप्तियों के घटक, ये और ये। तो इसको छोड़कर सरकार ने जितना भी उधार लिया है, इसको छोड़कर सारा का सारा व्यय और सारी की सारी रिसिप्ट, राजस्व और पूंजीगत, लेकिन सिर्फ इसको छोड़कर, ये जो है ना, ये लोन एंड बोराइंग, यही राजकोषीय घाटा है। सरकार ने जितना लोन लिया है, जितनी बोराइंग्स है सरकार के ऊपर, यही राजकोषीय घाटे को व्यक्त करती है। इसको निकालने के कई सारे जो है फॉर्मूले होते हैं, ये बहुत सारे फॉर्मूलों से निकल सकता है। ठीक है, तो आप इसका जब कुल व्यय जो है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ लेकिन उधार को छोड़कर, ये ऐसे भी कह सकते हो योजना व्यय और गैर योजना व्यय, उसमें से माइनस कर दिए ये वाला और ये वाला, ऐसे भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी कह सकते हो आप। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर, ये इसका फॉर्मूला होता है। राजकोषीय घाटा शॉर्ट में डायरेक्ट उधार के बराबर होता है। जितना लोन लिया, जो पूंजीगत प्राप्ति के अंदर जो दूसरा घटक है, वो जो है राजकोषीय घाटा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो राजकोषीय घाटा है, क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाइए। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, राजकोषीय घाटे के खतरे। अगर राजकोषीय घाटा ज़्यादा होता है तो इससे जो है, अगर सरकार लोन पे लोन लेती रहेगी, तो इससे जो है स्फीतिक दबाव अर्थव्यवस्था के अंदर क्रिएट होता है। इस स्फीतिक दबाव का मतलब, जब सरकार लोन लेगी, आरबीआई से मान लो लोन ले लिया उनने, तो आरबीआई को नोट प्रिंट करने पड़ेंगे, और अगर आरबीआई को नोट प्रिंट करने पड़ेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, और जब अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, महंगाई होती है। तो महंगाई का मतलब होता है स्फीतिक दबाव, और जैसे जैसे राजकोषीय घाटा बढ़ता है वैसे वैसे राजस्व घाटा भी बढ़ता है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो राजकोषीय घाटे के प्रभाव में आपको ध्यान रखना है, महंगाई बढ़ती है, और जितना राजकोषीय बढ़ेगा उतना जो है राजस्व घाटा भी बढ़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है ये है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जो है ये क्या होता है, कह रहा है प्राथमिक घाटा जो है ये राजकोषीय घाटा और भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। मतलब जो सरकार ने लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी जाएगा जो लोन ले रखा है। तो जो भी राजकोषीय घाटा है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं जो लोन लिया था, उस पर जो लोन लिया था उसमें जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो अगर मैं वो घटा दूं तो मेरे पास जो निकल के आएगा उसको जो है प्राथमिक घाटा बोलेंगे। कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राथमिक घाटा ये स्पष्ट करता है कि देश की सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटे से ये भी ज्ञात होता है कि सरकार को ब्याज के भुगतान के अलावा अपने खर्चों के लिए कितने ऋण की आवश्यकता है। इंटरेस्ट को छोड़कर सरकार को कितने लोन की ज़रूरत है अभी करंट में अपने खर्चों को चलाने के लिए, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मैंने यहाँ से ब्याज भुगतान हटा दिया, जो लोन लिया था पिछले साल उसका इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो हटा दिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो लोन था उसका जो इंटरेस्ट पे कर दिया वो हटा दिया। तो इस साल मुझे भी करंट में कितने लोन की ज़रूरत है उसको शो करता है प्राथमिक घाटा। इसके अलावा बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, शून्य प्राथमिक घाटा कौन सा होता है। तो शून्य प्राथमिक घाटा ये स्पष्ट करता है कि सरकार केवल इसलिए ऋण ले रही है ताकि वह अपने ब्याज भुगतानों के दायित्व को जो है, ताकि वो अपने ब्याज भुगतानों के दायित्वों को जो है पूरा कर सके। मतलब जब शून्य प्राथमिक घाटा कौन सा होता है, जब आप अपने ब्याज को पे करने के लिए लोन ले रहे हो तो उसको शून्य प्राथमिक घाटा बोलेंगे। जब सरकार अपने ब्याज को पे करने के लिए लोन ले रही है, ब्याज को पे करने के लिए, तो वो शून्य प्राथमिक घाटे का जो है, शून्य प्राथमिक घाटे का एग्जाम्पल होता है।
और शून्य प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय, ये आपको ध्यान रखना है, शून्य प्राथमिक घाटा जो है ये राजकोषीय अनुशासन का एक सूचक होता है। राजकोषीय अनुशासन का मतलब क्या होता है, जब सरकार अपनी आय और अपने व्यय इन दोनों में जब बैलेंस बना के चलती है, मेंटेन करके चलती है, तो उसको राजकोषीय अनुशासन कहते हैं। सरकार लोन किस लिए ले रही है, केवल इंटरेस्ट पे के लिए, और कोई इसका कोई अदर पर्पस नहीं है। इसलिए शून्य प्राथमिक घाटे को राजकोषीय अनुशासन का सूचक माना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तीनों घाटों में यहाँ पे आपको अंतर दे रखा है कि जी राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय क्या होता है और प्राथमिक क्या होता है। तीनों जो है यहाँ पे आपके लिख रखे हैं। तीनों को यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव मोस्टली आना है, तो आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले याद रखने बेटा। देखो ये राजस्व का यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा। ये राजस्व घाटे का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये राजस्व घाटे का है, ठीक है। ये राजकोषीय का है, ये बिल्कुल सही फॉर्मूले लिखे हैं, और ये प्राथमिक का है। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ऊपर बहुत ज़्यादा अजीब से लिखे हुए थे, ठीक है। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। कैसे आता है, क्या आएगा वो हम पढ़ लेंगे। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी हो सकता है जब आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न है। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न नहीं है तो भाई आप जो है उस न्यूमेरिकल को अटेंड नहीं कर सकते। वो न्यूमेरिकल तभी अटेंड होगा जब ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये था जी आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम था सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरे चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब जो है हम इसके MCQ का टेस्ट लेंगे। जितने भी MCQ इस चैप्टर से आपके बनते हैं, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि जी कितने बजे है, क्या है और कितने क्वेश्चन है। सारी की सारी चीज़ें वो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म मिल जाएगी। बट आप सबसे पहले इसको जो है अपना पक्का कीजिए कि जी ये चैप्टर है और इससे ये MCQ बनते हैं। कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो, कहीं समझ ना आई हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गई, अगर नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 9990158317 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट करना चाहे कमेंट कर दीजिए, जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइज़, तो आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है, ठीक है। और फीस वगैरह क्या है वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा मेरे को व्हाट्सएप करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।